वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग 125 से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आगे 126 लेक्चर है। टॉपिक नेम है मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग थ्रेड्स। तो इसमें जो पहली में जो उन्होंने बताई हुई है, द एसेंशियल फैक्टर इज दैट द थ्रेड्स एग्जीक्यूट एसिंक्रोनसली। तो यूज़र इसका पॉइंट का मतलब है कि यूज़र इस तरह की कोई assumption ना करे कि वो थ्रेड जो है वो किस जगह पे और क्या चीज़ एग्जीक्यूट करेंगी। दूसरा बुलेट वो कहता है देयर इज नो सीक्वेंसिंग, ठीक है, अनलेस यू क्रिएट इट एक्सप्लिसिटली। ठीक है, यानी यूजर कोई assumption ना करे कि वो किस ऑर्डर में किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होंगी, अनलेस कि वो खुद कोई सीक्वेंस डिसाइड करे कि वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हों। ठीक है, जो अगला बुलेट है उसका भी यही मतलब है। उसके बाद सम गाइडलाइंस हैं। पहली जो है मेक नो assumption अबाउट द ऑर्डर। ठीक है, अगेन वही बात है, अगर पेरेंट ने मल्टीपल चाइल्ड थ्रेड्स क्रिएट किए हैं तो इस तरह की कोई assumption यूज़र ना करे कि वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। अगला जो बुलेट है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पेरेंट ने चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड्स क्रिएट की हुई हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट से पहले जो है वो एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है कि यानी क्रिएशन के बाद जो है वो काफ़ी टाइम बाद जो है वो एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट करे। उसके बाद जो थर्ड बुलेट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं या कंप्यूटर हैं उनके ऊपर पेरेंट और चाइल्ड वो कंकरेंटली एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला जो बुलेट है उसमें वो ये कह रहा है कि ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी थ्रेड को स्टार्ट होने से पहले जितना भी रिक्वायर्ड डेटा है वो प्रोवाइड करे। तो अगर उसको वो रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड नहीं करता तो उससे प्रॉब्लम अराइज होगी, जिसको रेस कंडीशन कहते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बुलेट की बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है, ये जो टॉप पे लिखा हुआ है, एनी थ्रेड एट एनी टाइम कैन बी प्रीएम्प्टेड एंड एनी थ्रेड एट एनी टाइम में रिज्यूम एग्जीक्यूशन। यानी कोई भी थ्रेड जो एग्जीक्यूट हो रही है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रीएम्प्ट हो सकती है, पॉज हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो रेज्यूम या स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अगला जो बुलेट है उसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट कंफ्यूज सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रियोरिटी। यानी सिंक्रोनाइजेशन और प्रियोरिटी जो है वो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो यूज़र को समटाइम्स ऐसा फील होता है कि दोनों एक चीज़ें हैं, तो इनके दरमियान डिफरेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इवन मोर सो देन विद सिंगल थ्रेडेड टेस्टिंग इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू एंश्योर द करेक्टनेस। तो इसमें ये उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है कि जो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है उसको जो है वो टेस्ट करना है ईजी एज कम्पेयर टू मल्टी जो है वो थ्रेडेड प्रोग्राम को। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि जो थ्रेड का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के ऊपर डिफरेंट होता है। सिंगल प्रोसेसर के ऊपर उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा, मल्टी प्रोसेसर के ऊपर जो है वो इसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो डिफॉल्ट साइज होता है स्टैक का वो 1 MB, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और MCQs में भी ये चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं तो उनको वर्चुअल मेमोरी भी जो है वो ज़्यादा बड़े साइज़ की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं, तो इसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी थ्रेड से या प्रोसेसर छीनना है, उससे वापस लेना है, तो उसके लिए जो एपीआई यूज़ होती है वो स्लीप की एपीआई है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है डी वर्ड मिली सेकेंड, यानी जो पैरामीटर ले रही है वो मिली सेकेंड्स में लेगी। यानी किसी थ्रेड को अगर पॉज करना है, उसे सीपीयू लेना है, तो वो कितने टाइम के लिए लेना है, तो वो जो टाइम है वो मिली सेकेंड्स में जो है वो मेंशन किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड इन मिली सेकेंड्स एंड कैन इवन बी इनफाइनाइट। अगर वो इनफाइनाइट होगा तो वो कभी जो है वो रिज्यूम नहीं होगी। तो अगर वो ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है, अ ज़ीरो वैल्यू विल कॉज द थ्रेड टू रिलिंक्विश द रिमाइंडर ऑफ द टाइम स्लाइस। अब इस पॉइंट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यानी थ्रेड को जो टाइम मिला हुआ है वो 5 नैनो सेकंड्स है, यानी 5 नैनो सेकंड्स तक वो किसी सीपीयू को वो यूज़ कर सकती है। तो उसने 2 नैनो सेकंड्स के लिए यूज़ कर लिया, अब बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो 3 रह गया। तो अगर ज़ीरो वैल्यू मेंशन करेंगे तो जितना उसने यूज़ कर लिया है उसके बाद जो रह गया है, उस टाइम को वो उस टाइम के लिए वो सीपीयू को छोड़ देगी। वो टाइम जो है वो सीपीयू पे वो अपना कंज्यूम नहीं करेगी, वो जो है वो स्लीप कर जाएगी।
और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, द कर्नल मूव्स द थ्रेड फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, यानी वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चली जाएगी। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है द फंक्शन स्विच टू थ्रेड, यानी एक थ्रेड से सीपीयू कंट्रोल लेके किसी दूसरी थ्रेड को अगर देना तो उसके लिए ये पीआई यूज होती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है विच इज़ फाइबर्स, फाइबर्स, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये पीस ऑफ अ थ्रेड है, ठीक है। थ्रेड इटसेल्फ भी फाइबर हो सकती है, बट इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है पीस ऑफ अ थ्रेड है। मोर प्रिसाइजली थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो थ्रेड की भी ये डेफिनेशन है, फाइबर की भी ये डेफिनेशन, इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन दैट कैन बी स्केड्यूल बाय द एप्लीकेशन रादर देन बाय द स्केड्यूल। तो बिल्कुल थ्रेड्स वाला जो यूज़र थ्रेड्स हैं उनके साथ भी यही केस है कि इनको जो स्केड्यूल है, यानी इनको जो सीपीयू की एलोकेशन है, ठीक है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एप्लीकेशन की होती है रादर देन की ऑपरेटिंग सिस्टम इनको जो है स्केड्यूल करे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। उसके बाद एप्लीकेशन कैन क्रिएट न्यूमरस फाइबर्स एंड फाइबर्स देमसेल्फ डिटरमिन व्हिच फाइबर विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फाइबर्स जो है वो हो सकते हैं और फाइबर्स आपस में ही जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि एक थ्रेड के बाद अगला जो है थ्रेड वो अगला फाइबर के बाद कौन सा नेक्स्ट जो है फाइबर वो एग्जीक्यूट होगा। अब इनके इंडिपेंडेंट स्टैक्स होते हैं जस्ट लाइक थ्रेड्स। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट वो ये कह रहा है कि जो थ्रेड के टीएलएस हैं ये फाइबर्स उनको एक्सेस कर सकते हैं और इनके अपने म्यूटेक्सेस होते हैं ओन्ड बाय द थ्रेड। तो म्यूटेक्सेस का जो टॉपिक है वो आगे आएगा सिंक्रोनाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद जो है फर्दर मोर द थ्रेड फाइबर मैनेजमेंट अकर्स एंटायरली इन यूजर स्पेस आउटसाइड द कर्नल, यानी इनकी जो स्केजुलिंग है इनकी मैनेजमेंट है यूजर थ्रेड्स की और फाइबर्स की जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है फाइबर कैन बी थॉट ऑफ एज अ लाइट वेट थ्रेड, तो थ्रेड की भी ये डेफिनेशन होती है, फाइबर्स को भी लाइट वेट थ्रेड ही कहते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि फाइबर, ये जो थर्ड लास्ट लाइन है, फाइबर कैन एग्जीक्यूट ऑन एनी थ्रेड बट नेवर ऑन टू एट वन टाइम, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि फाइबर एक टाइम पे किसी एक थ्रेड के साथ ही एसोसिएट हो सकती है, किसी दूसरी थ्रेड के साथ भी हो सकती है बट वो एक टाइम पे नहीं हो सकती। ऐसा पॉसिबल है कि एक टाइम पे एक थ्रेड के साथ है, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी दूसरे थ्रेड थ्रेड के साथ वो एसोसिएटेड है। तो ये जो तीनों लाइनें हैं इसका यही मतलब है। यूजेस क्या है कि जो कोड है उसको पोर्टेबल बनाते हैं, यानी एक इन्वायरमेंट पे अगर वो कोड चल रहा है तो उसको अगर किसी दूसरे इन्वायरमेंट पे पोर्ट करेंगे स्विच करेंगे तो वो उधर भी चलेगा, तो इस वजह से फाइबर यूज होते हैं। फाइबर नीड नॉट वेट ब्लॉक ऑन फाइल लॉक्स म्यूटेक्शन एंड बाय, तो जो है वो फाइबर जो है वो उनको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती। दे कैन पूल रिसोर्सेज एंड इन केस रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल दे कैन स्विच टू अनदर फाइबर, तो अब फाइबर को एग्जीक्यूट होने के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो वो उन रिसोर्सेज के लिए पूल करती है, रिक्वेस्ट करती है। तो अगर वो उनको रिसोर्सेज यानी किसी फाइबर को रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता तो वो स्विच कर जाती है, दूसरी कंट्रोल जो है वो स्विच कर जाता है किसी दूसरे फाइबर के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पोर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो कोड जो है इससे फ्लेक्सिबल भी होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है फाइबर्स आर नॉट preemptively scheduled, OS is unaware of fibers, they are controlled and managed by the fiber DLL, चूंकि इनको मैनेज या स्केड्यूल जो है वो जो है वो एप्लीकेशन खुद करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इससे अनअवेयर होता है, ठीक है। इनको कंट्रोल करने के लिए डीएल जो है वो लाइब्रेरीज अवेलेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, सेकंड लास्ट जो है उसमें वो ये कह रहे हैं कि फाइबर्स कैन बी यूज्ड एज को रूटीन फंक्शन के तौर पे यूज़ होती हैं, तो इनके दरमियान जो स्विचिंग है वो एप्लीकेशन जो है वो खुद करती है। मैनी सॉफ्टवेयर जो है वो इनका जो यूज़ है उनको अप्रिशिएट या इनकरेज या यूज़ खुद करते हैं। एपीआई जो अवेलेबल है इसके लिए कन्वर्ट थ्रेड टू फाइबर, यानी किसी थ्रेड को फाइबर में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए एपीआई यूज़ होती है। उसके बाद थ्रेड टू फाइबर एक्स इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। क्रिएट फाइबर उसके लिए जो एपीआई यूज़ होती है वो क्रिएट फाइबर की है। उसके बाद लिखा हुआ है इंडिविजुअल फाइबर कैन ऑब्टेन देयर डेटा बाय कॉलिंग, ठीक है, यानी किसी फाइबर को अगर डेटा चाहिए तो वो गेट फाइबर डेटा एपीआई कॉल करके गेट कर सकते हैं। उसने अगर अगेन नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है सिमिलरली अ फाइबर कैन ऑब्टेन इट्स आइडेंटिटी, यानी अपना एड्रेस गेट करने के लिए वो गेट करंट फाइबर जो एपीआई उसको कॉल कर सकती हैं, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट जो एपीआई है रनिंग फाइबर गिव्स कंट्रोल टू अनदर फाइबर, यानी कंट्रोल का मतलब है यानी जो सीपीयू चाहिए होता है वो कंट्रोल जो है वो किसी दूसरी फाइबर को देना, तो स्विच टू फाइबर की एपीआई यूज होती है।
A running fiber gives control to another fiber, switch to fiber। तो ये एपीआई दोबारा लिखी हुई है उन्होंने। एन एग्जिस्टिंग फाइबर कैन बी डिलीटेड, तो डिलीट फाइबर से जो है वो किसी फाइबर को डिलीट किया जा सकता है, तो इसके लिए ये एपीआई यूज़ होती है। तो यूजिंग फाइबर के लिए जो 2 पॉलिसीज़ उन्होंने इधर बताई हुई हैं, एक मास्टर स्लेव स्केड्यूलिंग है। इसमें क्या होता है कि एक मास्टर फाइबर होती है ये, जिसको प्राइमरी जो है फाइबर कहते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि कौन-सी फाइबर जो है वो रन करेगी। इसमें लिखा हुआ भी है, वन फाइबर डिसाइड्स व्हिच फाइबर टू रन। जैसे वो फाइबर अपना काम कंप्लीट या टास्क कंप्लीट कर लेती है, तो वो जो कंट्रोल है वो दोबारा प्राइमरी जो है या मास्टर फाइबर को जो है वो, या प्राइमरी फाइबर को जो है वो वापस कर देती है। पीयर टू पीयर स्केजुलिंग में कोई ऐसा चक्कर नहीं होता कि मास्टर स्लेव हो, यानी कि जो पॉलिसी एप्लीकेशन ने यूज़ की हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फाइबर्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ये पॉलिसीज हैं इनका, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं।